अब ऐसा कौन सा आपका आइडिया था जो आप छुपा के रखी थी कि एक के बार आप लैंड कर जाती हैं, मुख्यमंत्री बन जाती है। अब तो आपके मुख्यमंत्री बनने पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, ममता बनर्जी बहुत सातिर राजनीतिज्ञ है। ममता बनर्जी को आप सामान्य नहीं समझ सकते। जैसे बिहार में आप देख रही हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को रखा जाता है, प्रशांत किशोर के साथ और ममता बनर्जी के साथ जो रिश्ता था, ममता बनर्जी से ज्यादा एग्रेशन जो था वो प्रशांत किशोर के भीतर था। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास और नए कार्यक्रम यानी कि बंगाल में बवाल में। आखिर आप कह रहे होंगे कि कार्यक्रम का नाम इतना अजीब क्यों रख दिया हमने भैया, बंगाल में बवाल। तो ये बिल्कुल नाम की ही तरह है। इस वक्त बंगाल में सियासी पारा एकदम चढ़ा हुआ है और गुस्से में ममता बनर्जी लगातार नजर आ रही है। ऐसे में बाबा हमारे साथ ही, लेकिन आखिर ममता बनर्जी गुस्सा क्यों है ये भी हम बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, ममता बनर्जी की वीडियो बड़ी सामने आ रही है और ये सुबह से जो खबर है वो एकदम चर्चा में बनी हुई है कि वो गुस्सा कर रही है क्योंकि ईडी की छापेमारी पड़ी है उनके यहाँ। और ऐसे में वो पूरा गुस्सा, यूं कहे तो पूरा कटघरा जो है वो बीजेपी पे कर दे रही है। बीजेपी पर निशाना साध दे रही है और कह रही है कि उन्होंने जानबूझकर ये चीज करवाई है ताकि 2025 के जो चुनाव पास आ रहा है उसमें वो उनका जो रोड मैप है जिससे वो मतलब चुनाव की तैयारी करे या फिर जीतने की कोशिश करे, उन तमाम चीजों के लिए वो चुराने की कोशिश कर रहा है, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पूरा गुस्सा जो है वो बीजेपी पर साध रही है। ये कहां तक जायज है बाबा, आखिर क्यों? सबसे पहले तो आपके उसी सवाल का जवाब दे देते हैं कि चोरी की बात आप कर रही हैं। जी देखिए, एक हमारे यहाँ बड़ा पुराना कहावत है, चोरी और सीना जोरी। जी अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं और दूसरी तरफ ये बताते हैं कि आपका आइडिया चोरी करने का। तो देखिए, युद्ध में साम दाम दंड भेद मैत्री ये सभी कुछ लागू होता है। जी बिल्कुल। आप युद्ध लड़ने चले हैं तो अपने हथियारों को छुपा के रखिए ना भाई, काहे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अब ऐसा कौन सा आपका आइडिया था जो आप छुपा के रखी थी कि एक के बार आप लैंड कर जाती हैं, मुख्यमंत्री बन जाती है। अब तो आपके मुख्यमंत्री बनने पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी को लेकर के और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, ये आपको जैसा कि पता भी होगा कि इसी साल 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और उसकी तैयारी हर तरफ से हो रही है। जी। अब इस चुनाव की तैयारी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। और जब भी चुनाव आता है तो खास करके कुछ एजेंसियां जैसे चुनाव आयोग और भी जांच एजेंसियां हैं, सतर्कता आयोग है, वो सब अपने अपने हिसाब से जांच करना शुरू करता है कि चुनाव जिससे कि आसानी से हो सके और चुनाव को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सके। तो वो एजेंसियां एक्शन में आ जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। अब दुर्भाग्य यह है कि ये सारी एजेंसियां जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। बिल्कुल। जैसे अब कर दीजिए आईटी की बात, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीन आता है। ईडी की बात कीजिए, केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो ऐसे में जब ये कार्रवाई करना शुरू करता है तो सीधे सीधे केंद्र की जो भी सरकार रही हो उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है और ये दिखाने की कोशिश, ये फॉल्स प्ले इसको कह सकते हैं आप। या फिर बच्चा को अब देखिए, कभी बच्चा को एक तबड़ाक मारिएगा तो छटपटा के लगता है रोने। जी जी। कि अब मार नहीं लगे इसलिए वो लगता है नौटंकी करने। देखिए, ममता बनर्जी बहुत सातिर राजनीतिज्ञ है। ममता बनर्जी को आप सामान्य नहीं समझ सकते। जैसे बिहार में आप देख रही हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को रखा जाता है, हालांकि उस स्तर में तो नहीं रखेंगे हम, थोड़ा सा उनसे, लेकिन अपने राज्य में वो इन दोनों से भी आगे हैं क्योंकि 3 बार से वो लगातार चुनाव जीतती आ रही है। पहले वाम दल को उन्होंने वहां से एकदम सत्ता साफ कराया, कांग्रेस को वहां पैर जमाने नहीं देती हैं और अपने खुद वो 3 बार से सत्ता में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का निश्चित रूप से प्रभाव है। लेकिन इस बार के चुनाव ने कहीं ना कहीं पूरे देश भर के राजनीतिक दलों को, खास करके क्षेत्रीय दलों को बहुत डराया है क्योंकि बिहार का जो रिजल्ट आया है वो अप्रत्याशित जैसा लगा। क्योंकि एक तरफ जहां आपको याद होगा कि 18 तारीख को विपक्ष शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहा था, गांधी मैदान बुक कराने जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि विपक्ष उस लायक भी नहीं रहा कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तक आ सके। खैर, इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो जरूर
संभाल ली, लेकिन बिहार से जो संदेश आया उस संदेश ने ममता बनर्जी को डराया है। जी एक सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर को लेकर के भी बातें चल रही थी। बिल्कुल। इस मामले पर भी ये चूंकि चुनाव आयोग का एक अपना सर्वे है, जिस सर्वे में वो चाहती है कि वैध मतदाता ही रहे, अवैध मतदाता या फॉल्स वोटिंग नहीं हो पाए, इसके लिए वो एसआईआर करा रही है। बिहार में चुनाव से पहले हुआ था, जिसको लेकर के क्या क्या हुआ उसका असर आपने देखा कि जस्ट रिवर्स हो गया। विपक्ष उस पर आरोप लगाता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने समझ लिया कि नहीं, ये सही प्रक्रिया है। अगर हमारा 4 जगह नाम है, 2 जगह नाम है, तो हम 2 जगह क्यों वोट देंगे, हम एक ही जगह देने का अधिकारी हैं। तो उसी तरह से वहां भी चल रहा। तो एक तो एसआईआर का मामला था ही, इसी बीच में ईडी जो है वो चुनाव से पहले सतर्क है, क्योंकि सतर्कता इंफॉर्मेशन उसको कहा ही जाता है प्रवर्तन निर्देशालय। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अगर आय से अधिक संपत्ति है, गलत तरीके से आप पैसा अर्जित किए हैं, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं आप यूज कीजिएगा। और कहा जाता है कि चुनाव सबसे बड़ा माध्यम है पैसा खर्च करने का। ब्लैक पैसे को व्हाइट किया जाता है, व्हाइट पैसे को ब्लैक किया जाता है, इन सभी चीजों को। अब इसमें जो है ईडी के जो छापे पड़े हैं, उसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को, उनके करीबियों को और उनके साथ जुड़े लोगों को परेशान किया है। 10-12 करीब 1 दर्जन से के आसपास ठिकानों पे छापेमारी हुई है, जैसे कि मेरी जानकारी है। अगर मैं ठीक हूं तो आप बता सकती हैं। नहीं सही बोला। तो लगभग 1 दर्जन के आसपास ठिकानों पर छापेमारी हुई है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का बिफरना बनता भी है। बाबा, आप कह रहे हैं कि छापेमारी हुई, ममता बनर्जी डर रही है, फिर जो भी चीजें, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है ना बीजेपी के लेकर, और हम ना कहेंगे बीजेपी को लेकर, लेकिन ये जो ईडी की जो छापेमारी हुई है, थोड़ी सी जांच हमने भी की तो पता चला कि ये मामला जो है 2021 का है। अब 2025 में, यानी लगभग 3 साल बाद, वो भी ऐसे समय में करना, मतलब 2026 में इसकी जांच करना, जब चुनाव एकदम सर पे हो, ये थोड़ा नहीं अटपटा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल लग रहा है। आप जब कह रही हैं तो मुझे लग रहा है, जब ममता बनर्जी कर रही हैं तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ भाई, कहीं ममता बनर्जी को परेशान तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईडी का फैसला कौन करेगा? ममता बनर्जी करेंगे, हम करेंगे, या कोई और करेगा? ईडी का फैसला ईडी को करना है, उसके अधिकारियों को करना है, वो स्वायत्त संस्था है। तो उस संस्था को जब लगा, जब उसके पास ये आंकड़े उपलब्ध हुए होंगे, ये लगा होगा कि भाई इस पैसे का दुरुपयोग में न हो जाए, या जो चीजें, अब सिंपल सी बात आप समझिए ना, इसमें 3-4 मामले जुड़े हुए हैं। कोयला खदान से मामला जुड़ा हुआ है। रात के अंधेरे में कौन काम करता है? रात के अंधेरे में कोई काम अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से आप गलत काम कर रहे हैं, तभी रात के अंधेरे में करना चाहते हैं। दिन के उजाले में काम होता है। अब रात में कोयला खदान से आप खुदाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ अलग हो रहा होगा। और ऐसी स्थिति में कि कई कोयला खदानों को बंद कर दिया गया, उसके बाद भी खुदाई हो रही है, तो निश्चित रूप से एक अवैध काम हो रहा है। ऐसे में सीधी सी बात है कि कई सवाल उठते हैं, और इन सवालों का जवाब यदि खोजने जाइएगा तो इसमें निश्चित रूप से आप जो सवाल कर रही हैं, उन सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं बारी बारी से। पहले 2021 का मामला आप लेके चलिए। 2021 में ममता बनर्जी जीती थी, और उनके साथ उस समय कौन था? कौन उनके लिए रणनीति बना रहा था? आईपैक बना रहा था। आईपैक के मुखिया कौन थे? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के साथ और ममता बनर्जी के साथ जो रिश्ता था, ममता बनर्जी से ज्यादा एग्रेशन जो था वो प्रशांत किशोर के भीतर था। उन्होंने कहा था कि मैं 1/3 अंक में प्रवेश नहीं करने दूंगा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। अगर ऐसा हुआ तो मैं काम छोड़ दूंगा। हालांकि उन्होंने काम छोड़ा, और यह भी सच रहा कि उन्होंने 1/3 अंक में भाजपा को प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन इन सबके बावजूद जो ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते बने, आईपैक के साथ जो एक नाता बना, उसमें आईपैक भी एक ऐसी संस्था बन के आ गई सामने जो कहीं ना कहीं अपने शेयर बेचती है। वहां इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई हैं। आईपैक अब एक बड़ी कंपनी हो गई है। उस कंपनी के डायरेक्टर में से प्रशांत किशोर भी हैं, और ममता बनर्जी के कई करीबी लोगों का भी उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि आईपैक ममता बनर्जी के लिए काम करना बंद कर चुका 2021 में, लेकिन भीतर ही भीतर अगर उन लोगों के बीच में रिश्ता होगा, काम कर रहा होगा, तो मैं नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में आईपैक का इसमें नाम आना कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ इशारा जरूर इशारा, क्योंकि वो लगातार चीख के कह रहे कि आईपैक जो है वो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के साथ काम कर रहा है। मतलब आपको सचमुच लगता है? निश्चित रूप से ये बात तो तभी कही गई थी जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, तो कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर बी टीम बन के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर बी टीम बन के काम कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर ने तो खुल करके कह दिया है। प्रशांत किशोर तो भारतीय जनता पार्टी की ही धुलाई कर रहे थे, उनके लोगों का बखिया उधेड़ रहे थे। आपने देखा होगा किस तरह से वो
जो उस समय के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे दिलीप जायसवाल, उनका उजागर कर रहे थे। जी सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हुए थे, मंगल पांडे का जीना मुश्किल किए हुए थे। मंगल पांडे वो शख्स हैं जो बंगाल के प्रभारी भी हैं, जी मैं कल ही बता रहा था आप लोगों से। हम्म, अब इन सारी बातों को लेकर के ममता बनर्जी के लोग जो कह रहे हैं, जो कई प्रश्न उन लोग खड़ा कर रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ईडी का कहना है कि छापेमारी में विशुद्ध रूप से सबूतों के आधार पर यह किया गया है, तो यहाँ तो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी बरी हो जाती है। ममता बनर्जी का सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रुतबे का, केंद्र में सरकार होने का गलत फायदा उठा करके जी। ईडी को प्रभावित कर रही है। ये बात तो बिहार में कही जा रही थी, 2020 में भी यह बात कही जा रही थी जब तेजस्वी यादव नंबर 1 की पार्टी बन करके आए थे। जी तो निश्चित रूप से आप, चोर कभी भी कहता है कि हम चोरी किए हैं? बिल्कुल नहीं कहता है। तो सीधी सी बात है कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ ईडी है जो खुद अपना जवाब दे रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अगर ऐसा कर भी रही है तो पूर्ववर्ती सरकारें भी इस तरह का करती रही हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने जब टिप्पणी की है कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो तोता है सरकार की, तो ऐसी स्थिति में हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि ममता बनर्जी 200% गलत है, लेकिन उसके सबूत भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। आप अगर किसी पर आरोप लगा रही हैं तो उससे सबूत चाहिए, और सबूत कहीं है नहीं। ईडी का कहना है कि हमारे पास सबूत है, और सबूत में ही माने 27,000 करोड़ का जो मामला आ रहा है अवैध खनन का, गबन का, तो ये पैसा कहां गया? अच्छा, उसके पास तो सबूत है। हाँ। तो सबूत के आधार पर ये हो रहा है। टीएमसी ऑफिस में छापेमारी हुई, इसके अलावा ममता बनर्जी के यहाँ छापेमारी, ममता बनर्जी के करीबियों के यहाँ छापेमारी हो रही है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें एक तरफ जहां कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी का कहना यह है कि निश्चित रूप से जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में जब ईडी को लगा कि ये गलत हो रहा है, उसके पास जब सबूत आ गए तो उसके आधार पर उसने छापेमारी की है। और छापेमारी में एकदम बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से, कानूनी मामलों के हिसाब में रखते हुए इसको किया गया है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी का पैकअप निश्चित आ रहा है। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी ये समझ गई हो कि आने वाला चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा हो, ये भी बात हो सकती है। हालांकि एक बात तो निश्चित रूप से आप कह रही हैं कि लोग भी इस सवाल को जरूर खड़ा करेंगे, क्योंकि छापेमारी का समय और चुनाव दोनों का लगभग मुंह मिलता है, लेकिन ये संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी हो सकता है, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। अब इस पर लेकर के आप देखिएगा कि लेफ्ट और राइट मीडिया जो है उसमें जबरदस्त जंग छिड़ेगा। अच्छा। कई लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे, कई लोग कहीं और खड़े होंगे, लेकिन ममता बनर्जी पर ईडी का जो सनसनीखेज आरोप लगा है, जो रेड किया गया है, उसमें घूस लेने के भी सबूत प्राप्त हुए हैं। अच्छा। कई कागजात हैं जो बरामद हुए। आपने कहा कि मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो कह रही है कि चुरा करके ले गई, मैं कैसे चुनाव लड़ना चाह रही थी, वो स्ट्रेटजी बनाया हुआ था, वो सारा मास्टर प्लान मेरा था, उसको चुरा के ले गए। ये निश्चित रूप से मैं शुरू में बताया कि ऐसा कौन सा प्लान बना रही थी। अच्छा। जो किसी को पता नहीं हो सकता है कि आप प्लान बना रही हो, लेकिन अब सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, और इसमें ईडी ने जब इस पर रेड मारी है, धाड़ मारा है, तो निश्चित रूप से ये मामला कहीं ना कहीं अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। 2014 का चुनाव आपको अगर याद हो, आप लोग तो बच्चा होंगी तो देखिए, सुनी जरूर होगी या घर में चर्चा होती होगी, या हम भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। 2014 में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने की बात कही, कहा था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास। ये सारे नारे कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक हैं, और चुनाव जब जब आते हैं तब तब इस तरह की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल होती है। जो सत्ता में होता है उसे इस बात का डर हमेशा होना चाहिए कि आप हार सकते हैं, लेकिन जो सत्ता में नहीं है उसे जीतने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करता है। कभी कोई हारने के लिए थोड़े कोई जंग लड़ता है, हर कोई जीतने के लिए जंग लड़ता है, और जीत में जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तो आप छुपा के रखते ही हैं, लेकिन कई ऐसे तर्कस के तीर होते हैं जिसको आप ऐन वक्त पे निकालते हैं। अब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं, जो हमने कई विश्लेषण किए हैं, पश्चिम बंगाल के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कई वहां के पत्रकार हैं उनसे बात हुई, कई पॉलिटिशियन से हमारी बातचीत हो रही है लगातार, और जो पश्चिम बंगाल को लेकर के बातें चल रही है उसमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी का जो ये रेड हुआ है उसमें अनियमितता, और ममता बनर्जी निश्चित रूप से पहले जैसे नहीं, इस बार थोड़ा ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। उसमें अभिषेक बनर्जी
निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं कर सकता है, लेकिन कई ऐसे कारण हैं। हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद, AIMIM का ममता के विरुद्ध खड़ा होना, हिंदू मुस्लिम होना, बांग्लादेशियों का पश्चिम बंगाल में आकर के और वहां का नागरिकता दिलवाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ममता के फेवर में भी जा रही हैं तो ममता के विरुद्ध भी जा रही हैं। और उसमें अब कोयला, कैश और आईपैक, ये तीनों का जो सामंजस्य है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जितने भी बात हैं, जो ईडी कह रहा है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, सारा चिट्ठा मेरे पास आ गया है, जिसने घूस लेने से लेकर के गलत ढंग से पैसे की वसूली और गलत ढंग से खनन करके पैसा उगाही करना, सरकार के पैसे की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, सरकार से धोखा करना, ये सारे आरोप लगेंगे। और ऐसे में अगर ये सब कुछ सबूत के साथ रहा तो आपको पता है कि ईडी की कार्रवाई और ईडी का सुनवाई भी बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल। अगर सबूत हैं पर्याप्त तो ममता बनर्जी को जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा। ये भी परिस्थिति, अभी आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जेल गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये सारा मामला कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को आईपैक, कोयला और जो खेल चला है पैसे का, उसने उनकी कुर्सी पर निश्चित रूप से ग्रहण लगा दिया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। एकदम बिल्कुल इसमें ममता बनर्जी चाहे जितना भी चिल्ला लें, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस के साथ ईडी के लोग, अधिकारी बोल रहे हैं, ईडी ने जो सबूत पेश किया है, मेरे पास पर्याप्त सबूत है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को डरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो खास बातचीत बाबा से रही और इस दौरान हमने बंगाल में जो हो रहे स्थिति, जो हो रहे गर्मजोशी को समझा है। उसको देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि इस वक्त ममता बनर्जी, जो कि कई वर्षों से जो है बंगाल की सत्ता पे शासन करती हुई आ रही है, अब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। यूं कहिए तो काला अंधेरा अब धीरे धीरे छाना शुरू कर चुका है। अब इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, वो भी अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज हमने बंगाल में बवाल जैसी जिस कार्यक्रम को चालू किया, अब रोज आपको एक के बाद एक इस तरह की तमाम खबरें मिलती रहेंगी। फिलहाल इतना। मैं स्वेक्षा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।